फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम 6th क्लास की एसएसटी का चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आते हैं पॉइंट है आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो जो हमारा उपमहाद्वीप है, ठीक है, इसमें 20 लाख साल पहले लोग रहा करते थे। ठीक है, उनके बारे में क्या थे, उनको हम आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। ठीक है, वो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, ठीक है, उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वो टहल टहल करके खाद्य का संग्रह करते थे। इसके लिए आखेटक और जो है खाद्य संग्राहक के नाम से जाने गए। ठीक है, आमतौर पर ये क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, ठीक है, पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो ये इकट्ठा करने की जो प्रोसेस हुई, ठीक है, इसी वजह से उनको संग्राहक कहा गया, खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई उदाहरण थे, जिसमें से पहला कारण है कि अगर ये एक ही जगह पर ज़्यादा दिन रहते तो आसपास के जो पौधे फल और जानवर होते थे वो समाप्त हो जाते खाकर। ठीक है, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। नेक्स्ट है, दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण अथवा मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए उन जानवरों के शिकार के लिए इनको भी पीछे पीछे जाना पड़ता था। नेक्स्ट कारण पे चलते हैं। तीसरा कारण है कि पेड़ और पौधों में फूल और फल अलग अलग मौसम में आते थे, जिसकी वजह से इनको जो है उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। ठीक है, चौथा कारण था कि पानी के बिना कोई भी प्राणी या पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए पानी और झीलों झरनों नदियों में भी मिलता था। ठीक है, तो इस वजह से कई क्या होता था, कई नदियाँ झीलें, ठीक है, पानी जो है नहीं सूखता था, और साथ में झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो है पुरातत्वविद ने कुछ ऐसी भी वस्तुएं प्राप्त की, ठीक है, जिनका निर्माण और उपयोग के कौन करते थे, आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। काम के लिए ये करते थे पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के इन्होंने औजार बनाए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, यानी उनने कहा गया ऐसा हो। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं जो साक्ष्य के रूप में हमको मिले हैं। औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले अथवा बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का जो उपयोग ठीक है, वो ईंधन के रूप में ये झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी करते थे। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ ये देखिए पत्थर का इन्होंने बनाया है। ठीक है, पत्थरों के औजार के उपयोग में बाएं जो है, बाएं वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, यहाँ ऊपर से नुकीला है और ज़्यादा ये नुकीला है इधर, तो ये जो है सीने के लिए, ठीक है, जो जानवर की खाल से कपड़े वपड़े के लिए अपनी सुरक्षा के लिए ये ऐसी और ज़्यादा नुकीली करके ताकि वो छील सकें, ठीक है, सिल सकें उसको,
इस वजह से इन्होंने ऐसा बनाया। नेक्स्ट चलते हैं, रहने के लिए जगह निर्धारित करना। अब उन्होंने कुछ स्थल भी रहने के लिए बनाए और पुरातत्वविद द्वारा इनके कुछ पुरा स्थल भी पाए गए जिनके यहाँ ये रहते थे। ठीक है, खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कई पुरास्थल नदियाँ और झीलें के किनारे पाए गए हैं। यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल। जैसा क्या है इसमें, इन्होंने कहा गया है कि जो इंडिकेशन है इसका, ये लाल त्रिकोण है। तो आइए देखते हैं लाल त्रिकोण कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो ये है, पहला है भीमबेटका, यहाँ इसमें भीमबेटका में। ठीक है, और कहीं देखें, और कहीं है। फिर इसके बाद कुरनूल गुफाएं और होसंगी। ठीक है, ये हैं, यहाँ ये लोग रहते थे। ठीक, आगे चलते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये हैं, जो रेड कलर का ट्रायंगल है, ये हैं पूरा पाषाणिक पुरास्थल। और जो ब्लू कलर वाले, जैसे ये वाला है, दाओजली हेडिंग, चिरांद, कौलडिहवा, महागढ़ा, मेहरगढ़, आगे ऊपर है बुर्ज होम। ठीक है, यहाँ हल्लूर, फिर प्यामपल्ली, ये सब जो हैं हमारे, ठीक है, नवपाषाणिक हैं। महापाषाणिक हैं ये आदि चन्नलूर। ठीक है, ये है। फिर ब्रह्मगिरी है। ठीक है, ये सब हैं महापाषाणिक। फिर आरंभिक नगर में इनाम गांव। ठीक है, ये है। और आधुनिक नगर में मुंबई, जो हमारे मुंबई और कोलकाता, ये आधुनिक नगर की श्रेणी में है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भीमबेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इस पर पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि इसमें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं कहाँ हैं? नर्मदा घाटी के पास है। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये है नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, कुछ इन्होंने पत्थर के उपकरण भी पाए, इसलिए ऐसे लोग, ठीक है, ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर भी मिल सके, क्योंकि उपकरण ही बेस था इनका। अगर उपकरण अच्छे रहेंगे तो भी खाना मिलेगा और बाकी काम तो अच्छे से कर लेंगे तभी। ठीक है, अब एक शैल चित्र, एक पत्थर पर ये चित्रकला ऐसी बनी हुई है शिकार करते हुए। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब इसमें ऐसे चट्टानों पर किया गया है। आगे चलते हैं। पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उनको पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर, ऊपर, कभी भी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं। आग की खोज। तो कुरनूल गुफा है। ठीक है, यहाँ राख के अवशेष मिले। कहाँ मिला है? राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा में। ठीक है, उस समय इसका मतलब है कि आरंभिक जो लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे, तभी तो आग का साक्ष्य मिला। आग का इस्तेमाल इन्होंने कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस के लिए। हम लोग भाई इस समय हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोग आग का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो प्रकाश के लिए, मांस के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नाम और तिथियाँ। अब पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं इनके। ठीक है, आरंभ काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। यहाँ दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है।
पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण, पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक है, अब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका जो समय था वो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, इसकी वजह से इसको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। ठीक है, जिसे नव पाषाण युग कहा जाता था। नव पाषाण युग का मतलब होता है जो सबसे पूरा पाषाण से आगे की ओर हो, बढ़ रहा हो, और नव पाषाण युग में है। आगे चलते हैं। खेती और पशुपालन। अब कुछ कुछ भिन्न भिन्न इलाकों में इसी दौरान क्या हुआ कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्रकृति रूप से उगने लगे। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया कि इसको बटोरना शुरू किया और सीखने लगे कैसे कैसे अनाज उगते हैं। ठीक है, और कब पकते हैं इनको उन्होंने देखा, एनालाइज किया। ठीक है, तो ऐसा करते करते इन्होंने क्या किया कि खुद अनाज पैदा करना सीख लिया और वे धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़ने लगे, कृषक बन गए। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ में रहते रहते लोगों को जो है पशु का पालन का भी शौक चाहा। ठीक है, पालतू बनाना चालू कर दिए। तो सबसे पहला जो था उन्होंने कुत्ते कुत्ते को इन्होंने पालतू बनाया। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी घर के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ठीक है, और उन्होंने ऐसे जानवर में झुंड में रहते थे ज़्यादातर घास खाते थे ये सब। ठीक है, तो यानी ये जो है अब इनसे ये हेल्प भी हुई कि कुत्ते वगैरह रहते थे तो जानवरों से हेल्प भी हो जाती थी। तो वो लोग मतलब दिन भर में चौकीदारी भी उनकी कर लेते, देखभाल कर लेते थे, साथ में जो है हेल्प करते थे शिकार करने में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखा जाए एक नवीन जीवन शैली। ठीक है, अब अनाज का उपयोग भी उन्होंने किया किस किस के रूप में: बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, और उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। अब बीज क्योंकि इसी से नई फसल उगाने के लिए काम करते थे, खाद्य के लिए क्योंकि इसी का हम उपयोग करते थे खाद्य में भी, उपहार किसी को भेंट देना है तो इसके लिए, और भंडारण भी करते थे भंडारण के लिए। ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में ही बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो पशुपालक के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये पुरातत्वविद जो हैं वो उन्होंने देखा तो इसमें पश्चिमोत्तर क्षेत्र और आधुनिक कश्मीर में तथा पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं स्थायी जीवन की ओर। अब स्थायी जीवन कहाँ प्रारंभ हुआ, कौन से साक्ष्य शहर में मिले हैं, तो कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जिसमें बुर्ज होम जो वर्तमान में कश्मीर में है। ठीक है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे जिसे गर्तवास कहते थे। इनमें उतरने के लिए इन्होंने सीढ़ियाँ बना के रखी थी।
इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक है। अब पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों के ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ठीक है। और ऐसा भी लगता है कि ये जब मौसम ख़राब रहता था तो वो घर के अंदर या बाहर पकाते होंगे। अगर अच्छा रहता था तो बाहर पका देते, नहीं ख़राब रहता था तो अंदर पकाते थे। ठीक है। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। ठीक है। जैसे पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण से भिन्न है, इसलिए इसे नवपाषाण युग माना गया। और ये औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग ये करते थे अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए। ठीक है। उसी से टाइम यानी नवपाषाण काल से में ही ओखली और मूसल का प्रयोग इन्होंने चालू कर दिया था। ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ये हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। अब नवपाषाण युग में इन्होंने मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी हुआ है। ये लोग जो है खाना बनाने के लिए इन बर्तनों का भी प्रयोग करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे इस समय। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। आगे चलते हैं। ठीक है। अब ये लोग मौसम का भी जानकारी रखने लगे थे। धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना ही लिया था। साथ में मौसम के मुताबिक जो है अपनी अपनी जीविका भी चलाने लगे थे। नेक्स्ट है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। ठीक है। ऐसे दिखते थे। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोनल दर्रा, जो बोनल दर्रा है, बोलन दर्रा, इसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है जिसको हम मेहरगढ़ कहते हैं। ठीक है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना एवं भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है। सबसे पहले यहीं जो है मेहरगढ़ में ही कृषि पशुपालन का हुआ था। ठीक है। विभिन्न प्रकार की यहाँ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं जिनमें हिरण, सूअर जैसी जंगली जानवरों एवं भेड़ बकरियों की भी हड्डी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। ठीक है। और जिनमें से कुछ संभवतः जो है भंडारण के भी काम आते थे। ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उन्हें प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए वो क्या करते थे कि कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है। अब ऐसी कब्र भी मिली है मेहरगढ़ में। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक को के खाने के लिए भी रखा होगा, ये सोच करके इन्होंने रखा है। मेहरगढ़ की ये कब्र है, इसमें एक इंसान और 2 बकरियों के भी मिलते हैं। ठीक है। अवशेष। आगे चलते हैं। फ्रांस की एक गुफा है। ठीक है। इस पुरास्थल की खोज जो थी लगभग 100 साल पहले, ठीक है, 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। कई जानवरों के इसमें चित्र हैं जिसमें जंगली घोड़े, ठीक है, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सूअर को गहरे चमकीले रंगों से बनाया गया है। ठीक है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। ठीक है। फिर इन्हें क्या किया गया, इसे चित्र को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। ठीक है। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया होगा। आगे चलते हैं। एक नवपाषाणी पुरास्थल, तो तुर्की में चलते हैं। नवपाषाण युग में सबसे
प्रसिद्ध पुरा स्थल में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग भी किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है ये करते थे। और एक बात है, यहाँ पहिए का आविष्कार अभी नहीं हुआ है। ठीक है, लोग सामान जो है वो खुद अपने ऊपर ही या जानवरों पर पीठ पर लाद करके ले जाया करते थे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।